प्रियंका वाड्रा को, अब तो आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव की सिर्फ बात नहीं, अब तो प्रियंका वाड्रा भी उत्तर प्रदेश बहुत घूम रही हैं। हालांकि नतीजों में उनकी पार्टी की कई जगह जमानत जब्त हो गई इस बार जब बाय इलेक्शंस हुए, लेकिन उनको भी बहुत उम्मीद है। तो 2022 में आपका मुकाबला आप किससे मानते हैं? आप अखिलेश यादव से मानते हैं, आप मायावती से मानते हैं, आप जयंत चौधरी से मानते हैं, आप प्रियंका वाड्रा से मानते हैं? आपका मुकाबला किसके साथ है? क्योंकि हो सकता है ये सब लोग एक साथ भी आ जाए आपके खिलाफ, योगी वर्सेस ऑल हो जाए। 2022 का चुनाव, जी देखिए 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में तय कर चुकी है, 2019 में तय कर चुकी है, और अभी जो उपचुनाव हुए हैं इन उपचुनाव ने भी तय कर दिया है। उपचुनाव के पहले ये सभी दल बोलते थे ना कि ये उत्तर प्रदेश चुनाव के, विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में सब बाहर हो चुके हैं जी। तो ये फाइनल कहां खेलने वाले हैं लोग? ये तो जी। पहले ही अपनी उसी, देखिए ये वही खिसियाहट है कि जनता ठुकरा चुकी है, जनता उन्हें बेनकाब कर चुकी है, और आज इनके वास्तविक चेहरे किस रूप में सामने आ रहे हैं कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कांग्रेस प्रभारी हैं। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लोकसभा चुनाव में भी तो प्रभारी थे, कितनी सीटें मिली हैं? उपचुनाव में, अभी उपचुनाव हुए थे, इसमें भी कितनी सीटें मिली हैं, कितना वोट मिला है? देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं, चुनाव लड़ने का अधिकार हर राजनीतिक दल को है, लेकिन झूठ बोल करके, झूठे वक्तव्य देकर के, भोले भाले किसानों के, मजदूरों के कंधों पर बंदूक रख करके, मेरी उनसे सबसे भी अपील है कि हमारे भोले भाले किसानों के भविष्य के साथ वे लोग खिलवाड़ न करें। जी, मैं अब एक और राज्य पर समृद्धि का जो मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशस्त किया है, इस मार्ग में लोग बाधक न बने, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, किसान समृद्धशाली होगा तो पूरा देश समृद्धशाली होगा। जी योगी जी। और जिन्हें भारत समृद्धशाली अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग यहां पे इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल होकर के गुमराह करने वाले वक्तव्य देते हैं, और ये लगातार गुमराह कर रहे हैं। योगी जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक जबरदस्त पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर वहां पर जानलेवा हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई। 2019 में आपके जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनकी गाड़ी पर उनके काफिले पर भी अटैक हुआ था, वहां पर जलती हुई बाइकें फेंकी गई थी। क्या कहना चाहते हैं? और ममता बनर्जी कह रही है कि कभी गृह मंत्री इधर आ जाते हैं, कभी एक मुख्यमंत्री, यानी आपका जिक्र उन्होंने करा, वो यहां आ जाते हैं, कभी उन्होंने जेपी नड्डा, उन्होंने नड्डा साहब का जिक्र करा, वो आ जाते हैं, और उन्होंने नड्डा साहब के नाम तक का बहुत मजाक उड़ाया। क्या कहना चाहते हैं आप बंगाल की घटना को लेकर? माननीय नड्डा जी के साथ जो घटना घटित हुई वह अत्यंत निंदनीय है, और ये बंगाल के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की ध्वस्त स्थिति को प्रदर्शित करता है। लेकिन यह भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कायराना हरकतों से और हमलों से भयभीत होने वाली नहीं है। बंगाल विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाएगी, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंगाल की जनता यह फैसला पहले ही कर चुकी है। जो अपार समर्थन वहां पे मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से इसी से हताश और निराश तृणमूल कांग्रेस की सरकार आज राजनीतिक विरोधियों पर हमले करवाने की चेष्टा कर रही है, और इन लोगों का पुराना इतिहास भी इसी प्रकार से दागदार रहा है। लेकिन इससे बहुत हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी
पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अटैक का नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है और सिर्फ अपने वोट बढ़ाना चाहती है यहां पर। देखिए, तो बंगाल के बारे में पूरी दुनिया जान रही है कि बंगाल में किस प्रकार की सरकार चल रही है, कैसे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर हमले करके और नृशंस हत्याएं कर दी जाती हैं, कैसे वहां पर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है। और आज जब केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने देश के अंदर जो तमाम लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं घोषित की हैं, उसमें से बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो बंगाल के अंदर लागू ही नहीं होने दी गई। जी, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आरोप है कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, जी, लेकिन अगर बंगाल ये योजनाएं बंगाल के अंदर अगर लागू हो जाएं, जी सर, तो कम से कम वहां के नागरिकों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा और किसानों की आर्थिक बेहतरी का कार्य हो सकता है। योगी जी, लेकिन इसीलिए सब नहीं होने देना चाहते लोग। योगी जी, इसीलिए कि क्योंकि अगर ये लोग समृद्ध हो जाएंगे, थोड़ी भी उनमें बेहतरी हो जाएगी जी, तो वे लोग इनके राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार नहीं बन पाएंगे। और यही हताशा, निराशा उन्हें परेशान कर रही है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आएगी कि केंद्र की सभी लोक कल्याणकारी योजनाएं बंगाल में, चाहे वह पीएम आवास की योजना हो, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार के पास शौचालय देने की बात हो, चाहे वह सौभाग्य योजना में हर परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य हो, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर का हो, या फिर किसान को हर पीएम किसान के अंतर्गत हर किसान को 6,000 रुपए सालाना देने की कार्य योजना हो, और भी ढेर सारी जो योजनाएं हैं, यूथ के लिए स्टार्टअप की योजना, स्टैंड अप की योजना, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना, ये जितनी योजनाएं हैं, ये योजनाएं लागू न होने पाए, वो कह रही है कि बीजेपी की कोई योजना नहीं है। परेशान है तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी की कोई योजना नहीं है, बीजेपी की एक योजना है, ध्रुवीकरण। कभी गृह मंत्री यहां आते हैं, कभी भगवा कपड़े डालकर योगी आदित्यनाथ यहां आ जाते हैं, कभी जेपी नड्डा यहां आ जाते हैं। ये सिर्फ पोलराइज करना चाहते हैं, ये एक वोट बैंक को अपील इधर कर रहे हैं। इनका बंगाल के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आपका एजेंडा ध्रुवीकरण है बंगाल के अंदर, और जितना ध्रुवीकरण होगा उतना बीजेपी बड़ी जीत के साथ वापस आएगी। देखिए, ये ममता जी के कहने से अब कुछ नहीं होने वाला है, वहां की जनता तय कर चुकी है। और ये नहीं भूलना चाहिए ममता जी को कि भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल से ही थे। हमारी नींव तो बंगाल में बहुत पुरानी है और बहुत मजबूती के साथ वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का समर्थन मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन बंगाल के अंदर मिल रहा है, उसी की हताशा, निराशा में इस प्रकार के कायराना हमले, सरकार द्वारा प्रायोजित हमले हैं। और इस प्रकार के हमलों से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी और कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी भागने वाला नहीं है। इस प्रकार के उसको फेस करके हम बंगाल की जनता को राहत देने का कार्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ करके उनकी बेहतरी के लिए और उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए वहां पर कार्य करेंगे। जी, क्योंकि अब बंगाल की बात हुई, अब मैं हैदराबाद की बात करना चाहता हूं। आपने भाग्यनगर की बात करी और भाग्यनगर में आप गए और भाग्यनगर का भाग्य बदल गया, यानी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। योगी जी, हैदराबाद में बीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ, क्या आपका यह अनुमान था कि इसी तरह का प्रदर्शन होगा? और आपने यह भी कहा कि बीजेपी अगर पूर्ण रूप से जीती तो हैदराबाद का नाम करके भाग्यनगर होगा। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पुश्ते बीत जाएंगी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की, लेकिन हैदराबाद का नाम भाग्यनगर नहीं बदलेगा। तो हैदराबाद के भाग्य पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो पुश्ते नहीं बीतेंगी भाई, यहां तो उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया है जी। यहां तो हमने इसी पुश्त में अपना कर दिया है। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल नगर कर दिया है,
एक बार तेलंगाना और हैदराबाद में आने दीजिए ना, तो पुश्त बीतने की आवश्यकता ही नहीं, फिर वो तो उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि हमें क्या करना है। जी एक गलत फहमी वे पाले जिन्हें कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया है। हम लोगों ने अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण की बात की, उसका रास्ता प्रशस्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से सारे कार्यक्रम आगे बढ़े और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या का वह कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। हम लोगों ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने की बात कही थी। आखिर 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को इससे मुक्त कराते हुए कुल 3-4 परिवारों की जो एक बपौती बन चुका था जम्मू कश्मीर, उससे मुक्त कराते हुए आज कश्मीर में धारा 370 को भी समाप्त करके विकास का पहिया गांव से जाएगा, गरीब के घर से जाएगा, नौजवान उसका माध्यम बनेगा, महिलाएं उसका नेतृत्व करती हुई दिखाई देंगी। आज जम्मू कश्मीर के अंदर यह नजारा देखने को मिल रहा है। जी तो वो काम तो हम लोगों ने वहां भी किया, ठीक है। जो कहा सो करके दिखाया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी न केवल केंद्र की सरकार, अपितु जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आप हैदराबाद को आप भाग्यनगर क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल आपसे ट्विटर पर कई दर्शक हमारे पूछना चाह रहे हैं, क्या जवाब है आपका? आपने क्यों बोला जिन्होंने भाग्यनगर? इतिहास नहीं पढ़ा है, इतिहास नहीं जाना है, जी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भाग्य लक्ष्मी का, देवी भाग्य लक्ष्मी का पावन मंदिर वहां पर है और उसी नाम पर उसका नाम ही भाग्यनगर था। जी देखिए 14वीं सदी तक वहां पर चालुक्य वंश का शासन था और उस समय भाग्यनगर के रूप में ही वह जाना जाता था। बाद में समय और परिस्थितियां बदली, बाद में जो चीजें सामने आई हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन मुझे लगता है ये चीजें फिर परिवर्तन होंगी जी और वहां की जनता इन चीजों के प्रति पूरी तरह आग्रही है। हमें जन आस्था का सम्मान करना चाहिए और जन भावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। जी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अब चुनाव है, मेरा आपसे सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस जगह का आपको नाम बदलवाना है? देखिए बंगाल तो हमारी जो है भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा धरोहर है। जी भारत की एक लंबी परंपरा बंगाल से आगे बढ़ती है, तो स्वाभाविक रूप से बंगाल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हमारा आदिकाल से है। अगर हम गंगोत्री की पूजा करते हैं तो गंगा सागर की भी आराधना करते हैं, तो गंगा से गंगोत्री तक की ये यात्रा पूरी होगी और चिंता मत करिए, हम एक एक करके हर एक स्थल पर पहुंचेंगे और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी निश्चित आएगी। कोई संदेह कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बंगाल के अंदर कर रहा है वो अभिनंदनीय है और केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं, डेवलपमेंट की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो कार्यक्रम देश के अंदर प्रारंभ किए हैं, आखिर बंगाल को भी तो उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए भी जिससे वहां के गांवों की तस्वीर को बदला जा सके, जी वहां के नौजवानों के हाथ को रोजगार दिया जा सके, किसानों का आर्थिक उन्नयन किया जा सके, वहां की मातृशक्ति को भी आर्थिक समृद्धि का लाभ मिल सके, वहां का हर तबका विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए अंदर आवश्यक है। एक आप कानून लेकर आए लव जिहाद का, उसको लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो गए। हालांकि आपके कानून को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री ने बोला योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, अनिल विज ने बोला योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, और एमपी के गृह मंत्री भी कह रहे थे कि हम कानून को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसको कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, वो कह रही है कि लोगों के प्यार पे भी पहरा बिठाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ।
और एक लुटियंस लॉबी है, वो तो एकदम आपके खिलाफ लग गई है, पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक। वो कह रही है योगी आदित्यनाथ पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, जो जनहित में होगा, प्रदेश हित में होगा, देश हित में होगा, हम वही करेंगे। लव के नाम पर जिहाद नहीं हो सकता। प्यार ये भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक अभिन्न पार्ट है और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से उसको व्यक्त करने का भी एक माध्यम होता है। छल, छद्म और धोखे से हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, किसी बालिका या किसी महिला के भविष्य को बर्बाद करें, ये छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। और ये कानून छल, छद्म और धोखे से जी किए जाने वाले किसी भी ऐसे कृत्य को पूरी तरह रोकेगा और उसके तहत कार्रवाई यहां पे शुरू हो चुकी है। आखिरी सवाल आपसे मेरा, खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो तूफान खड़ा हुआ आपके मुंबई दौरे से, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो हर सरकार का दायित्व बनता है कि अपनी पॉलिसी लेकर के आए, पर आप जहां जाते हैं हेडलाइन बन उस जाते प्रकार हैं। की सुविधा दे, उस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी बेहतर है, उत्तर प्रदेश उस प्रकार का माहौल देने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मार्केट भी है, बाजार भी है। तो उत्तर प्रदेश को जी अपनी फिल्म सिटी स्थापित करने, जो देश और दुनिया की बेहतर फिल्म सिटी हो, जो किसी संकीर्ण मानसिकता का नहीं होगा, ये देश की फिल्म सिटी होगी, देश की फिल्म सिटी होगी। सुविधा, बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधा वहां देने जा रहे हैं, बेहतर सुरक्षा देने जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। निवेश तो सुरक्षा और अपनी पॉलिसी के अंदर आप जितना लेके आ सकते हैं वह उसका एक माध्यम बनेगा और उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से ये कोई हाईजैक नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से हमें लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड जारी करने थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मुझे वहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होना था, इसलिए मैंने सभी अन्य पक्षों के साथ भी बातचीत करना प्रारंभ किया और वे सभी लोग, मैं धन्यवाद दूंगा फिल्म जगत के लोगों से भी, अपने देश के नामी जो निवेशक और उद्यमी हैं उन लोगों को भी जी, और अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं, जिन लोगों ने वहां पर बड़ी सहजता के साथ मुझसे मुलाकात की और प्रदेश के विकास में एक सकारात्मक उनका जो है रुख रहा है। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबको हृदय से साधुवाद भी देता हूं। जी लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पता नहीं क्यों हमारे कुछ मित्रों को इस प्रकार की एक सकारात्मक पहल बुरा लगती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव सोच का नहीं होता है जी योगी जी, और सही सोच नहीं सकता, सही कर नहीं सकता, तो सही देख भी नहीं सकता है। इसलिए वो हर सही कार्य में कुछ ना कुछ विरोध का स्वर, हर एक कार्य में विरोध, हर एक कार्य में विरोध। भाई, अगर कोई परेशान है मुंबई में तो ये वहां की सरकार को देखना चाहिए था, ये मेरा विषय नहीं। उनको लग रहा है आप उनके यहां से छीन के लेके जा रहे हैं, वहां जाएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके यहां से छीन के लेके जा रहे हैं। किसी की टीम को लेके नहीं जा रहा हूं, हम किसी को नहीं लेके जा रहे हैं, हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं। हमने तो अपनी पॉलिसी दी है, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया है जी, उनके अनुभवों को शेयर करके और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। और अभी आप देखते रहिए, ये कार्यक्रम आपको आगे चलने दीजिए। जी बिल्कुल, आगे भी आपसे होना, अभी तो शुरुआत है, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। आपने इतना समय दिया न्यूज 18 को, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी, आपने स्पष्ट बात करी किसान से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर हैदराबाद तक। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। आपने इस बातचीत को देखा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हर सवाल का जवाब बखूबी दिया। जय हिंद, नमस्कार।